वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर यूट्यूब चैनल यूनिक लाइफ साइंसेज। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो आज हम यहाँ पर एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, इनका नामकरण और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन। तो एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन, तो एंजाइम्स के सब क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। यहाँ पर टर्म आया है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में। तो उत्प्रेरक क्या कार्य करता है? किसी भी रिएक्शन को तेजी से आगे बढ़ाता है और उसमें खुद भाग नहीं लेता या खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के कंपाउंड को एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम, यदि कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन में कोई कंपाउंड यदि कैटलिस्ट का कार्य करता है तो हम उसको एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम्स एक्सिलरेट्स और कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म आल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। जो भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सिलरेट करता है और या उसको कैटेलाइज करता है तो हम उसको बायोकैटलिस्ट भी कह सकते हैं। एंजाइम्स के लिए एक दूसरा टर्म बायोकैटलिस्ट भी हम यूज़ में ले सकते हैं। एंजाइम्स रिएक्ट्स ऑन सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। अभी जिन पदार्थों पर एंजाइम क्रिया करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट यानी क्रियाकारक। एंजाइम्स टर्म वाज प्रपोज्ड बाय कूने। जो एंजाइम टर्म है, ये शब्द किसके द्वारा दिया गया था, प्रपोज किया गया था? कूने नाम के साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है टर्म एंजाइम मीन्स। अब ये एंजाइम टर्म है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ईएन प्लस जाइम। तो ईएन का मतलब होता है इन यानी अंदर, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। तो इसका मतलब ये ईस्ट, ये पदार्थ सबसे पहले ईस्ट में खोजे गए थे, तो इनका नाम क्या रख दिया गया? एंजाइम। यदि इनके एक परिभाषा देखें तो एंजाइम्स की क्या परिभाषा होनी चाहिए? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट विच एक्सिलरेट एंड बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। ऐसा कार्बनिक उत्प्रेरक जो खुद में कोई परिवर्तन हुए बिना ही किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को त्वरित करता है, क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। नेक्स्ट है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है, राइबोजाइम, जो किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। यह है बहुत ही एक बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज इनसाइड ऑफ सेल विच कोडेड बाय स्पेसिफिक जीन। तो एंजाइम का निर्माण कहाँ पर होता है? कोशिका के अंदर होता है, और हर एंजाइम किसी न किसी एक विशेष प्रकार के जीन के द्वारा डिसाइडेड होता है। एंजाइम विच एक्टिव इनसाइड सेल आर कॉल्ड एंडोएंजाइम्स। ऐसे एंजाइम जो कोशिका के अंदर अपना कार्य करते हैं या अंदर ही एक्टिव होते हैं उनको एंडोएंजाइम्स बोलते हैं, और कुछ जो एंजाइम जो कोशिका के बाहर की तरफ एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सो एंजाइम्स। अब देखते हैं एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण। तो एंजाइम्स का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? तो मोस्टली यदि किसी एंजाइम्स को पहचाना तो उनके अंत में एज लगा होता है। यदि किसी भी शब्द के अंत में एज लगा होता है तो हम उसको एंजाइम मान सकते हैं। तो एंजाइम्स का नाम किस प्रकार से रखा जाता है? तो एंजाइम्स का नाम देखो, एंजाइम्स का नाम क्या होता है? उनका काम ही एंजाइम्स का नाम होता है। हम कहते हैं ना, किसी भी आदमी का नाम कैसे बनता है? उसके काम से बनता है। तो एंजाइम का नाम भी कैसे बनता है? उनके काम से बनता है। तो एंजाइम का क्या कार्य करता है? किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, किसी भी क्रियाकारक पर उस रिएक्शन करता है, तो उसके ही आधार पर इसका नामकरण किया जाता था। तो इनके आधार पर किस प्रकार, जिस क्रियाकारक पर ये रिएक्शन करते हैं या जो भी रिएक्शन को ये कैटेलाइज करते हैं, तो उन्हीं के आधार पर इनका नाम रख दिया जाता है। तो इनके नाम के आधार पर हम उसका कार्य भी बता सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम्स में नाम दे दिया जाता है और उनका कार्य पूछा जाता है, तो ये बहुत ही आसान होता है उनका काम बताना कि उनका काम क्या होता है, उनके नाम में ही छिपा होता है। द कॉमन नेम ऑफ ए जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ये जो हाइड्रोलाइज एंजाइम है वो किसके द्वारा? उसके क्रियाकारक से उत्पन्न हुआ है।
यूरिया, देखो इनका नाम किस प्रकार से एज लगा दिया जाता है, जैसे यूरिया पर रिएक्शन करता है तो एक है ये, इसमें यूरिया में ए हटाकर उसका एज लगा दिया जाता है तो यूरिएज एंजाइम बन जाता है। एक लैक्टोज में ओज हटाकर उसमें एज लगा दिया जाता है तो लैक्टेज बन जाता है। अदर एंजाइम्स आर नेम्ड फॉर दिस सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन कैटालाइज, जिस प्रकार की कुछ एंजाइम है जो उनमें के क्रियाकारक और उसकी रिएक्शन के आधार पर कि वो कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं उनके आधार पर। तो ये एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, लैक्टेट मतलब ये उस लैक्टोज पर रिएक्शन कर रहा है और डिहाइड्रोजिनेज का मतलब उसका डिहाइड्रेशन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो इसका मतलब ये पायरुवेट पर क्रिया कर रहा है ये एंजाइम और डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, तो उसकी रिएक्शन, ये तो हो गई उसकी रिएक्शन और ये हो गई उसका सबस्ट्रेट। तो हम इसके नाम के आधार पर उसका काम बता सकते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे उनमें उसका सबस्ट्रेट और उससे कोई संबंध नहीं होता, जैसे नाम पहले से ही लिए गए जो हिस्टोरिकल, तो उन नामों को ऐसे कैसे रख लिया गया, जैसे कैटेलेज एंजाइम हो गया, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो ये एंजाइम है, इनका कोई भी संबंध सबस्ट्रेट या रिएक्शन के टाइप से नहीं होता है। अब नेक्स्ट है आईयूबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का वर्गीकरण करने के लिए एक संस्था होती है आईयूबी। आईयूबी का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये संस्था है जो एंजाइम्स वगैरह का नामकरण करती है। तो एंजाइम्स को इस संस्था के द्वारा 6 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। इन 6 क्लासों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उनकी रिएक्शन के आधार पर कि वो कौन सी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो ये 6 प्रकार के या 6 क्लासों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है इसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या होता है, नाम से देखो ऑक्सीडो, ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज का मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कार्य करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन का कार्य करेंगे। ट्रांसफरेज, तो ट्रांसफरेज क्या करते हैं, ट्रांसफर ग्रुप्स ऑफ एटम। तो ये क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं। हाइड्रोलाइजेज, नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। लाइजेज क्या करेंगे, या तो किसी एटम को जोड़ेंगे या किसी एटम को रिमूव करेंगे या निकालेंगे या किसी भी डबल बॉन्ड का निर्माण करेंगे। फिफ्थ टाइप है आइसोमरेज। आइसोमरेज इनका मतलब क्या होता है, समावे। तो समावे क्या करते हैं, ये एटम्स में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसकी दिशा बदल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, रीअरेंज हो जाता है। तो रीअरेंज हो जाता है तो क्या बन जाता है, आइसोमर बन जाता है। आइसोमर मतलब समावे, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा समावे क्या होते हैं, तो वो आइसोमराइजेशन कर देता है। तो इस प्रकार के एंजाइम्स क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन। लास्ट है 6th जो क्लास है इसकी, लाइगेजेज। तो लाइगेज टर्म का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये क्या करते हैं, एक एटीपी की सहायता से कोई भी मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं। जैसे डीएनए के मॉलिक्यूल को अगर डीएनए में कट लग जाता है तो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है। तो ये क्या करते हैं, लाइगेजेज। तो ये 6 क्लासेज आईयूबी के द्वारा डिसाइड की गई हुई है। तो ये इनके किस आधार पर डिसाइड की गई है, रिएक्शन कैटालाइज। तो अब इनमें क्या होता है, ये सीक्वेंस होती है, ये भी इम्पोर्टेंट होती है। तो ये सीक्वेंस इम्पोर्टेंट क्यों होती है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में एंजाइम्स का नामकरण के लिए एंजाइम कमीशन नंबर दिया गया है। तो ये एंजाइम कमीशन नंबर या ईसी नंबर क्या होता है, देखो ईसी नंबर किस प्रकार से डिसाइड किया गया है। हम पहले देख चुके हैं कि उसमें सबसे आईयूबी के द्वारा एंजाइम्स को 6 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया है। अब उन 6 क्लासों को भी आगे एक क्लास को आगे सब क्लास में डिवाइड किया है, फिर उस सब क्लास को भी और सब क्लास में डिवाइड किया गया है, और फिर उस सब क्लास को भी आगे सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो उस सब क्लास में डिवाइड करने का क्या उद्देश्य था कि उस एंजाइम की पूरी क्रिया को या उसकी पूरी मैकेनिज्म को जाना जा सके, उसकी रासायनिक क्रियाविधि कैसी होती है, वो किस प्रकार के ये सबस्ट्रेट पर कार्य करता है और कौन सी रिएक्शन करता है। तो हम उसके ईसी नंबर के द्वारा सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो ईसी नंबर क्या होता है, 4 अंकों का नंबर होता है।
इसी नंबर जैसे WXYZ 4 अंक है मान लो कोई भी, ये WXYZ, तो ये कभी भी ये हमेशा नंबर होंगे कोई भी। इसमें जो सबसे पहली डिजिट होती है वो किसको इंडिकेट करती है, इसकी क्लास एज को। तो क्लास एज कितनी है हम लास्ट पे पहले ही देख चुके हैं, 6 क्लासें हैं। तो 6 क्लासें कौन कौन सी है, ये 6 क्लासें हैं। फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरी है ट्रांसफरेज, फिर तीसरी है हाइड्रोलेज। तो ये नंबर, ये सीक्वेंस ऐसे कैसे ज़रूरी है, मैंने पहले बताया था कि ये सीक्वेंस वाइज याद होना ज़रूरी है। ये सीक्वेंस वाइज याद होंगे तभी हम उसके इसी नंबर का डिसाइड कर पाएंगे। तो अब यदि इसी नंबर किसी का 1 हो तो वो कौन सी क्लास होगी, पहला जो W है, मान लो ये W है, उसकी जगह 1 हो तो इसका मतलब कौन सी हो गई वो, इसका मतलब क्या हो, वो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। नेक्स्ट है, यदि नेक्स्ट है WXYZ देखे थे हमने, तो WXYZ में यदि दूसरा डिजिट देखें तो पहली डिजिट X, तो X किसको दिखाएगा, उसकी सब क्लास को। मान लो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, उसकी कोई आगे सब क्लास बनाई हुई है, तो इसको हम कैसे दिखा देंगे, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज है 1 पॉइंट, आगे X उसकी सब क्लास हो गई 0.1। अब ये सब क्लास कितनी है, इस आधार पर ये नंबर होंगे। तो सब क्लास यदि 10 हैं तो 10 तक होंगे, यदि 12 है तो 12 तक होंगी। तो कितनी भी हो सकते हैं ये सब क्लासेज, अलग अलग ये क्लासों को अलग अलग नंबर्स में डिवाइड। अब जो तीसरा जो नंबर है वो किसको इंडिकेट करता है, वो भी उसकी सब क्लासिफिकेशन को। तो सब क्लास की भी एक और क्लास होगी आगे डिवाइडेशन या नेक्स्ट लेवल, तो इसको हम तीसरे नंबर के द्वारा डिसाइड करेंगे। तो ये भी अलग अलग नंबर हो सकते हैं। और इसी प्रकार इसका चौथा नंबर जो इसकी फर्दर आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है, इसकी पहचान को बताता है। तो देखो अब ये इसी नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है, या इसी नंबर से क्या पता चलता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक जो हमारे पास इंडेक्स बनी हुई है, देखो इसी नंबर है ये तो, और ये है इसकी सब क्लासेज। तो इनकी सब क्लासेज को मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए केवल एक ही क्लास को उसकी सब क्लास में डिवाइड करके दिखाया है। तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज फर्स्ट क्लास है। तो अब इसको नेक्स्ट हम सब क्लास में डिवाइड करते हैं, तो ये हो गई 1.1। यहाँ मैंने कलर वाइज दिखाया है। तो यदि हम क्लास को कलर दें तो क्लास कौन से कलर की हो गई, रेड कलर की। अब सब क्लास, तो सब क्लास कौन से हो गई, ग्रीन कलर की। तो 1.1, तो ये सब क्लास फिर 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ये क्या हो गई, इसकी सब क्लास हो गई। सब क्लास इसमें ऑक्सीडोरिडक्टेज में 14 तक इसमें सब क्लासेज हो सकती है, 14 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। अब देखो क्लास क्या कार्य कर रही है, ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या कार्य करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांसफर होता है, जिससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अब इसकी जो सब क्लास है वो क्या है, रिएक्ट्स ऑन एल्कोहल ग्रुप ऑफ डोनर। तो ये क्या करती है, एल्कोहल ग्रुप पर इसके डोनर के जो भी कोई प्रदाता होता है या डोनर होता है उसके एल्कोहल ग्रुप पर रिएक्ट करता है। 1.1, यदि हम किसी भी एंजाइम का नाम ऐसे लिखे 1.1, तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कार्य करेगा। और ये को किस पर रिएक्शन करेगा, डोनर के कौन से ग्रुप पर रिएक्शन करेगा, एल्कोहल ग्रुप पर 1.1। यदि मैं 1.1 की जगह 1.2 लिख दूं तो इसका मतलब 1.2 क्या हुआ, रिएक्ट्स ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पर रिएक्शन करेगा। यदि 1.3 करूंगा तो ये CH ग्रुप। तो इसी प्रकार से तो इसकी सब क्लास किसको दिखा रही है कि ये कौन से ग्रुप पर रिएक्शन करता है। नेक्स्ट देखो, अब इसकी जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है 1.1.1, तो ये क्या हो गई, इसकी सब क्लास। तो सब क्लास में देखो क्या दिखा रहा है, ये एक्सेप्टर बता रहा है कि उसका कौन सा ग्राही है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कौन सा ग्राही है। तो 1.1.1 है तो कौन सा ग्राही हुआ, NAD या NADP। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.1.1। तो 1.1.1 का मतलब क्या होगा कि ये एंजाइम क्या है, कैसा है, ऑक्सीडोरिडक्टेज यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है।
और कौन से ग्रुप से रिएक्शन करेगा, एल्कोहल ग्रुप से रिएक्शन करेगा। और ये इसमें ग्राई कौन सा होगा, NAD या NADP। एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर लिखूँ मैं 1.1.3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1.1.3 का मतलब क्या हुआ, 1 पॉइंट का पहले नंबर का मतलब हुआ ये ऑक्सीडोरिडक्टेज है, दूसरे का मतलब ये किस पर क्रिया करेगा, एल्कोहल ग्रुप पर करेगा। और 1.3 का मतलब क्या है, ये किस पर क्रिया करेगा, ये मतलब सॉरी इसमें एक्सेप्टर कौन सा है, ग्राही कौन सा है, ऑक्सीजन ग्राही है। तो इसके द्वारा हम एंजाइम की इतनी जानकारी प्राप्त हो गई। एक एग्जांपल देखो मैंने नीचे बनाया हुआ एक एग्जांपल, तो इसमें एग्जांपल है ऑक्सीडोरिडक्टेज का, उसका जो ट्राइवल नेम यानी साधारण नाम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, सिस्टमेटिक नेम है इसका NAD ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब इसी नंबर के द्वारा इसकी सारी जानकारी हमें प्राप्त हो गई एंजाइम से। तो फर्स्ट इसका नंबर देखो, इसका नंबर है 1.1.1। इससे क्या पता चल रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पहले नंबर का मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरे नंबर का मतलब 1 है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल ग्रुप पर क्रिया कर रहा। फिर तीसरे नंबर का मतलब ये इसमें एक्सेप्टर कौन सा है, NAD, देख तो यहाँ पर इसमें हम NAD देख सकते हैं। और चौथा नंबर ये जो स्पेशल टाइप का कौन सा एंजाइम है, डिहाइड्रोजिनेज, तो इसके और आगे सब क्लास होगी, तो ये डिहाइड्रोजिनेज टाइप का एंजाइम होगा। तो इससे हम पूरे एंजाइम की पूरी, तो इसी नंबर का हमें पता चल गया कि किस लिए महत्वपूर्ण है, कि इसी नंबर से हम उस एंजाइम की सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि एंजाइम किस प्रकार का और कौन से सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करता है। अब देखते हैं हम इस एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़। तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो एंजाइम्स का नेचर कैसा हुआ, प्रोटीन है। सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। इसका अपवाद है राइबोजाइम, किसका बना होता है राइबोजाइम, RNA। ये बार बार आ रहा है तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। मॉलिक्यूलर वेट, इसका अणुभार कितना होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोक्सीडेज का 40,000 डाल्टन, कैटेलेज का 2,50,000 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। थर्ड है कोलोइडल नेचर, इनका नेचर कैसा होता है, कोलोइडल होता है, यानी ये कोलाइडी विलेन बनाते हैं वाटर में, कोलाइडी विलेन। नेक्स्ट है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक नेचर, यानी उभयधर्मी प्रकृति। मैंने पहले बता चुके हैं, हम एमिनो एसिड में पढ़ चुके हैं और प्रोटीन में पढ़ चुके हैं। ये उभयधर्मी प्रकृति किस कारण होती है, इनमें एमिनो एसिड के कारण। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। और प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड की प्रवृत्ति कैसी होती है, एम्फोटेरिक नेचर। तो इन एंजाइम्स की प्रवृत्ति भी कैसी होगी, एम्फोटेरिक। ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, तो इसकी उत्प्रेरक की क्षमता कितनी होती है, इनका गुण उत्प्रेरण। तो इनमें क्या होता है, इसके एंजाइम्स को किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। एक ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही एक बहुत सारे अणुओं को कैटालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, लाइक 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैटालेज कैन कन्वर्ट 50 लाख ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ प्रोक्साइड। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ प्रोक्साइड, तो प्रोक्साइड के 50 लाख मॉलिक्यूल्स को एक कैटालेज का एंजाइम उनको कन्वर्ट कर सकता है। स्पेसिफिसिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, यानी एक एंजाइम एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट यानी क्रियाकारक पर रिएक्शन करेगा, तो एक सबस्ट्रेट विशिष्ट होते हैं। रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन को ये रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको पीछे की तरफ भी रिएक्ट कर सकते हैं और आगे की तरफ भी रिएक्ट कर सकते हैं। लास्ट है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब इन एंजाइम की जो एक्टिवेशन की क्षमता होती है उसको बढ़ाया भी जा सकता है, किसके द्वारा, एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ऐसे बाह्य पदार्थ जो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। तो इसमें एक्टिवेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा इनके एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि अभी भी आप में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट
कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एंजाइम्स के बारे में ही, उनकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक साइन ऑफ।